हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर लेके आए पता है कि हिंदी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आपका 50 नंबर का। यहाँ पे आपको मैं 50 नंबर का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके पेपर में आएगा। बिल्कुल 100 में 100 नंबर, 100% होगा पक्का। आपको टेंशन नहीं लेना है यार। और ये हिंदी की मोस्ट आईएमपी वाले यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसे घोल कर पी लीजिए। 2024 जो आपका 22 फरवरी का पेपर है, उसके लिए करेजा एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक कर देना है। जो टाइम रहेगा सर, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। और इसी में सर इतिहास रचना है हमें। सर इतिहास रचना है, मतलब टॉप करना है गुरुजी। जो आपका टारगेट है बना लो यार कि टारगेट हमारा गुरुजी क्या है। 95 लाना है, 75 लाना है गुरुजी, 85 लाना है। जो टारगेट है यार बना लो। और संपूर्ण जो प्रश्न रहेंगे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड क और खंड ख में आपके क्या रहेंगे, विभाजित रहेंगे। और सभी प्रश्नों को करना क्या रहेगा, आपको अनिवार्य रहेगा गुरुजी। हमसे लेना देना नहीं, हमें तो प्रश्न देखना है और आंसर कर देना है, काम खत्म हुआ गुरुजी। सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रश्नों की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। खंड क के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले उनको करवाएंगे यहाँ पे। देखिए प्रश्न है क्या यहाँ पे। प्रश्न ये बोल रहा है भैया कि वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित जो कृति है क्या है। तो जो वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है वो पृथ्वी पुत्र है। क्या है भैया, पृथ्वी पुत्र है गुरुजी, पृथ्वी पुत्र है। लेकिन गुरुजी अशोक के फूल किसकी है, अशोक के फूल किसकी है। तो ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद गुरुजी द्विवेदी की है। ठीक है ना। और गुरुजी राष्ट्र का स्वरूप भी तो इनका है। जी हाँ, राष्ट्र का स्वरूप भी डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल की एक कृति है। अब ये है क्या गुरुजी, ये निबंध संग्रह है। क्या है, यह एक निबंध संग्रह जो कि कहां से लिया गया है, पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अगला प्रश्न है गुरुजी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है। जो सर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है, यह किसके लेखक है। तो ये साहित्य का श्रेय और प्रेय के क्या है गुरुजी, लेखक है। और किसके लेखक है गुरुजी, भाषा और आधुनिकता, भाषा और भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता, इसके भी लेखक कौन है गुरुजी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। रट लो यार, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो छापना है, पेपर में आएगा तो छापना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है किसके हैं गुरुजी, भाषा और आधुनिकता के। और किसके लेखक है गुरुजी, साहित्य का श्रेय और प्रेय के गुरुजी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यशपाल कृत सिंहावलोकन। क्या है यहाँ पे प्रश्न, यशपाल कृत जो सिंहावलोकन है ये रचना की विधा है। जो यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, किस रचना की विधा है। तो यह गुरुजी एक कहानी है। क्या है गुरुदेव, यह एक कहानी है। तो यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा क्या है गुरुजी, यह एक कहानी है गुरुजी। क्या है, यह एक कहानी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, साहित्य साधना, साहित्य साधना के लेखक हैं, साहित्य साधना के जो लेखक है डॉक्टर राम विलास शर्मा। कौन है, डॉक्टर राम विलास जो शर्मा है, यह साहित्य साधना क्या है गुरुजी, लेखक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, आलोचनात्मक जो कृति है, आलोचनात्मक एक कृति है, साहित्य सहचर। अगर ये मैं बोलूं कि साहित्य सहचर किस विधा पर आधारित है, किस विधा पर आधारित है, तो सीधा बोलेंगे यह एक आलोचना है। क्या है, यह एक आलोचना है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना जाता है, सर हपा को माना जाता है। किसको माना जाता है, सर हपा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सर हपा को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। नई युग, नई कविता युग की रचना शिलालेख है, किसकी है, किसकी है। तो वो है पुरूररवा। क्या है, पुरूररवा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। सर 1943 क्या है, 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, कौन सी है गुरुजी, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित की गई है। नोट पॉइंट में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी, तो रीति निरूपणता थी। क्या थी, निरूपणता थी। रीति निरूपणता जो थी, ये रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है।
उसके बाद आपके पेपर में आएगा क्या है गुरुजी, गद्यांश आएगा गुरुजी, गद्यांश आएगा गुरुजी। कितने नंबर का आएगा, तो 10 नंबर का गद्यांश आएगा। मोस्ट आईएमपी वाला यहाँ पे मैं गद्यांश को बता रहा हूं, तैयार कर लेना है। क्या यहाँ पे देखिएगा, कई महीने आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतलों की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से क्या किया, जकड़ कर उसको चूर कर दिया। चूर चूर मतलब उसको तोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि जो क है किस तरह कमरे में घुसा और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। तो जो क है, क है, जो क है यह तूफान की तरह मेरे कमरे में घुसा। क जो है तूफान की तरह मेरे कमरे में घुसा। और जो धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को जकड़कर क्या किया, चूर कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे क तूफान की तरह कमरे में घुसे अर्थात उन्होंने तीव्र गति से कमरे में प्रवेश किया तथा साइक्लोन यानी चक्रवात की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा और उसके पकड़ से बाहर निकल पाने में लेखक क्या था, असमर्थ था। ठीक है, बस यही यहां से ढूंढ कर आपको लिखना है। अगला यहाँ प्रश्न है, मुझे किसके पुतले की याद आ गई। प्रश्न क्या है यहाँ पे, मुझे किसके पुतले की याद आ गई, तो मुझे भीम के पुतले की याद आ गई। जब लेखक के मित्र ने उसे कसकर अपनी भुजाओं में जकड़ लिया तब लेखक को भीम के पुतले की याद आ गई। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अर्थात बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। किसको लिखना है, इसको लिखना है कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। कहां पे, वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह, कहां पर भैया, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा और मुझे धृतराष्ट्र के जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। विट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है और आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगर पेपर में आएगा भाई तो छाप कर चले आना है, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या है ना, तो इसमें आप लिखेंगे सीधा प्रश्न क्या लिखेंगे, इसका उत्तर कि लेखक से मिलने उसका मित्र का उसके घर आता है, जिसे तुलना वह धृतराष्ट्र से करते हुए कहता है कि मेरा मित्र तूफान की तीव्र गति से मेरे कमरे में घुसा और साइक्लोन चक्रवात की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। उसके जकड़ने से लेखक को धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। और लेखक स्पष्ट करना चाहता है, कुछ लोग ईर्ष्वादेश की भावना रखते हुए निंदा करते हैं, जब कभी उन्हें मौका मिलता है तो वह बाहरी रूप से स्नेह दिखाते हुए निंदा करना क्या कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं या फिर प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा कि धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। जो धृतराष्ट्र थे वो भीम के पुतले के साथ क्या किया, तो धृतराष्ट्र जो थे वो प्राणघाती स्नेह से उसको जकड़ कर क्या कर दिया, चूर कर दिया। यहाँ पर देखिए जकड़ कर क्या डाला, चूर कर डाला। तो बस इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे कि धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को प्राणघाती स्नेह से जकड़कर चूर कर डाला। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को क्या किया, नष्ट कर दिया। उसके बाद पांचवा यहाँ पे गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। तो ये जो है यह निंदा रस से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई है। कौन है, जो यह आपका चैप्टर है गद्यांश का जो शीर्षक है निंदा रस है, लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 क्या है आपका, गद्यांश रहेगा, गद्यांश रहेगा। यहाँ तक अभी 30 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। यहीं तक है क्या, यहाँ पे मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले जाके ना आए मधुबन से न भेजा संदेशा मैं रो रो के प्रिय बावली हो रही हूँ जाके, यहाँ पे जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, सुना दे। अब सबसे पहला प्रश्न, राधा किसके द्वारा किसको संदेश भिजवाती है, तो जो राधा है, जो राधा है यह पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को क्या भिजवाती है, संदेश भिजवाती हैं, संदेश भिजवाती हैं, ठीक है ना। कृष्ण का सौंदर्य कैसा उल्लेख कीजिए, तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। किसके समान है, कमल के समान है। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब इसी को बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना, काम खत्म। मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से न भेजा और संदेशा मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ।
बस इसको क्या करना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे सर? तो लिखेंगे आप यहाँ पे, राधिका पवनदूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा वाले युक्त और कमल के समान नेत्र वाले प्रिय, मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए और अभी तक वापस नहीं आए, और न ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई क्या भेजा है, संदेश भेजा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर क्या हो गई है, पागल हो रही है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे पांचवा है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारे पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से क्या है, लिया गया है, फिर उद्घृत है। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 5 का जो प्रश्न आएगा वो आएगा, लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियों क्या दीजिए, आप उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का पेपर में आएगा, 80 शब्दों में रहेगा। यहाँ पे 3 लोग हैं, डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जीवन परिचय लिया है, इसका लेखक का वो लिया है मैंने, डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का मैंने लिया है। किसका? डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का मैंने लिया है। और इनका क्या डालेंगे, इनका लिखेंगे डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। सबसे पहले नाम, तो नाम क्या है, डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जन्म कब हुआ था? 1906 ईस्वी में सर इनका जन्म हुआ था। किसका? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। ठीक है। जन्म स्थान देवबंद, जो कि सहारनपुर में है। और सहारनपुर कहाँ पे है सर? यूपी में है सर, यूपी में है। पिता का नाम जो था पंडित रमादत्त मिश्र था सर। इन्होंने शिक्षा कौन सी ग्रहण की थी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का स्वाध्याय, यानी खुद के द्वारा संस्कृत का इन्होंने अध्ययन किया था। खुर्जा की संस्कृत पाठशाला से शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था। लेखन विधा सर, रेखा चित्र, संस्मरण और निबंध इत्यादि इनकी क्या है गुरुजी? लेखन विधा है। इनकी भाषा कैसी थी गुरुजी? तत्सम प्रधान, शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली सर इनकी भाषा थी। शैली कैसी थी सर? भावात्मक, वर्णात्मक और चित्रात्मक तथा नाटकी इनकी क्या थी सर? शैलियां थी। ठीक है ना। इनके गुरुजी साहित्यिक पहचान कौन कौन से? तो साहित्यिक पहचान पत्रकार और साहित्यकार के रूप में ये जाने जाते हैं। साहित्य में स्थान की बात करें सर, तो ये प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार व साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु कब हुई थी सर? 1906 ईस्वी में हुआ था सर। इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में हुआ था। एकदम छापने वाला प्रश्न है, छाप लीजिए, पेपर में आएगा। तो इससे बाहर एक भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इसी को आपको क्या करना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। देखिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। आपको लिखना क्या है, जब आप पेपर में लिखेंगे तो इसके लिखने का एक जबरदस्त तरीका कैसे लिखेंगे कि डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर नामक ग्राम में हुआ था। हाँ, सर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी का अध्ययन किया तथा ये खुद के स्वाध्याय के बल पर संस्कृत का भी इन्होंने अध्ययन किया और खुर्जा की संस्कृत पाठशाला से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा इनकी लेखन विधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण और निबंध है। एवं इनकी जो भाषा थी तत्सम प्रधान, शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली इनकी भाषा थी। और इनकी जो कृतियां थी उनमें जो शैलियां थी वो भावात्मक, वर्णात्मक और चित्रात्मक तथा नाटकी थी। और ये साहित्य में जो पहचान रखते थे वो एक पत्रकार और साहित्यकार के रूप में पहचान रखते थे। और इनकी जो प्रमुख कृतियां आप लोग याद याद कर लेना। और इनकी मृत्यु क्या कब हुई थी? सन 1906 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से आपको क्या करना है, तैयार करना है। अगर आपके पेपर में आए तो भाई साहब ऐसे ही आपको छापना है। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों क्या करिए, उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भैया कौन कौन है इंपॉर्टेंट वाले, मैथिली शरण है, सुमित्रानंद पंत गुप्त है, और यहाँ पे है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर का। किसका ले रहा हूँ? रामधारी सिंह दिनकर का यहाँ पे ले रहा हूँ। क्या लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। पिता का नाम श्री रचि सिंह था और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी शिक्षा सर, प्राथमिक शिक्षा सिमरिया की पाठशाला में मैट्रिक मुकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से बीए और पटना कॉलेज से इन्होंने किया था। ठीक है ना। जो इन्होंने मैट्रिक किया था वो मुकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से, और जो बीए किया था इन्होंने वो पटना कॉलेज से सर इन्होंने किया था।
इनकी सर प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो रेणुका है, रसवंती है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, नीति कुसुम है, चक्रवाल है, सामधेनी है, सीपी और शंख है, हारे को हरिनाम आदि गद्य जो रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय, आलोचनात्मक ग्रंथ है, यह इत्यादि प्रमुख कृतियां किसकी? जयशंकर प्रसाद की है गुरुजी। और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो ये राज्यसभा सदस्य एवं केंद्र सरकार में गृह विभाग के सलाहकार थे और उर्वशी महाकाव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मानित भी इनको किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जीवन परिचय, इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हो गई थी सर, सन 1974 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न नंबर 6 रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर क्या डाले? प्रकाश डाले 80 शब्दों में। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं आपका ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। क्या लिख रहे हैं? ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य एक्चुअली में क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तैयार कर लीजिए। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से सम्मिलित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। मतलब जो प्रेम है यह पवित्र होता है और जो विवाह होता है यह सामाजिक। क्योंकि देखते हैं ना कि पहले लड़की के लिए जाकर दूल्हा ढूंढा जाता है भाई साहब, उसके बाद उसकी क्या की जाती है? शादी की जाती है। तो एक सामाजिक बंधन है और जो प्रेम होता है यह क्या होता है? एक पवित्र बंधन होता है। लेकिन आज तो भैया प्रेम कुछ और ही लेवल का चल रहा है, नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। तो भाई उस प्रेम की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना? प्रेम भी अलग लेवल का होता है। हाँ, पता लगा गुरुजी इंस्टाग्राम वाला तो नहीं है, नहीं रील्स वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। जैसे कि अब अभी 12th फेल मूवी आई है ना, उसमें वो क्या करती है कि वो अपने हाँ, उनको बहुत ज्यादा पोटेंशियल करती हैं और उसके बाद वो क्या हो जाता है? वो भाई साहब आईपीएस बन जाते हैं, ठीक है? और वो वही सत्तू वाला केस मत कर दीजिएगा, शादी में जरूर रहा आना, ठीक है ना? वो वाला नहीं है। तो एक जो प्रेम होता है ना, ये भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में क्या करती है? बहुत ही हेल्प करती है। अगर उन्होंने बोला कि नहीं आपको करना है, तो भाई साहब उनको पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। यहाँ बच्चे तो दिन भर रील्स रील्स खेलते रहते हैं, ठीक है ना? उनको पाने के लिए प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। अब विवाह कैसा गुरुजी? अब गाँवों में दहेज के लिए होता है ना, देखे होंगे कि भैया बेटौना को 10 लाख दहेज मिल रहा है। ये सबसे घटिया थॉट है दहेज जो है, ठीक है? और प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा और अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली। और कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। ध्रुव यात्रा कहानी एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम की विवेचना और वचनबद्धता के पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। और इसके साथ ही लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य के महत्वाकांक्षाओं के पीछे पागल होकर नहीं दौड़ना चाहिए। प्रेम संबंधों की मानसिक जटिलताओं और महत्वाकांक्षाओं की मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इस कहानी का क्या है? उद्देश्यपूर्ण, मतलब कि कहानी का महत्वपूर्ण क्या है? उद्देश्य है। तो ये आपका रहा। उसके बाद आपका जो 7वां प्रश्न रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, यह आपके जिले के अनुसार रहेगा। अब आप जिस जिले से हैं आप अपने जिले के अनुसार क्वेश्चन बैंक उठाइए, तैयार कर लीजिए। अगर आपका जिले का त्यागपति है तो त्यागपति को पढ़िएगा, श्रवण कुमार है तो श्रवण कुमार को पढ़िएगा, रश्मि रथी है तो रश्मि रथी, मुक्ति यज्ञ है तो मुक्ति यज्ञ, सत्यजीत है तो सत्यजीत, और आलोक वृत्त खंड काव्य है तो आलोक वृत्त खंड काव्य तैयार करेंगे। यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया गया है स्वयं विद्यार्थी अपने जिले के अकॉर्डिंग याद कर लो। यानी कि आपको अपने जिले के अनुसार याद कर लेना। मैं कुछ और याद करवा दे रहा हूँ तो पता लगा आप वही याद करके चले गए और वो आपके पेपर में है लेकिन वो आपके जिले के अनुसार नहीं है तो नंबर उसका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने अनुसार पढ़ना है। और यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कुल 50 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बताया है। आप इसे तैयार करके जाइए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। यार अभी तो शुरुआत है, जंग अभी बाकी है, तोड़ना है गुरुजी। 22 फरवरी को आग लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।